नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ सुपरिचित हैं आप सभी के अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक, हमारे बड़े भाई। प्रारब्ध और व्यालोकवाणी दोनों ही इन्हीं के परिश्रम का फल हैं। मुझे लगातार कोच कोच कर लगातार भेद भेद कर जेके भोजपुरी में कहल जाला, ये हमके तैयार कैलन। तब आज 3 महीना से 4 महीना से रेगुलर चलता ना, तो हमार कुख्याति है कि कौनो चीज के हम बहुत सुनले ना प्रेम करीला। खैर, वो व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन इनसे आप सुपरिचित हैं और इनके लिए ये जो मेरे लिए थाली लाते हैं वही मैं लौटा देता हूँ। उसमें बस मैं महफिल, पाग और चादर रख देता हूँ। तो उसी थाली से आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। व्यालोगी प्रणाम सभी दर्शकों को भी राम राम जी सर। सर, सीधा बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल। आज शौर्य दिवस है, 6 दिसंबर है। बाबरी नाम का कलंक ढा दिया गया था। उसके बाद कोर्ट के फैसले से रामलला ने मुकदमा जीता और वहां मंदिर बना। उसी समय पश्चिम बंगाल में फिर से उसी कलंकित यादों को जगाया जा रहा है। हालांकि मोहम्मदन कभी उसको भूले ही नहीं थे, हमेशा बाबरी शहीद हुई, बाबरी शहीद हुई का नारा लगाते रहे। ऐसे करीब 36,000 घाव हिंदुओं के की छाती पर परमानेंटली रखे हुए हैं, नासूर, कैंसर। लेकिन वहां बड़ी तैयारी हो रही है। तो थोड़ा सा इस विषय में मैं मौन रहूंगा और आप हमारे दर्शकों को विस्तार से उस घटना की जानकारी देते हुए क्या हमें समझने की जरूरत है, ये बताएं प्लीज। क्योंकि सूचना देना वगैरह का काम तो हो गया कि वो हो रहा है, हमें इसे कैसे देखना चाहिए और क्या हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे लोग मतलब राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, सनातनवादी। जी। जी बिल्कुल, आपने कहा सूचना देने का काम हो गया है तो थोड़ा सा सूचना भी दे देते हैं। देखिए साहब, शौर्य दिवस है 6 दिसंबर। तो हमारे लिए तो एक दूसरे तरह का भाव है आज के दिन को लेके। हालांकि 6 दिसंबर से जो बातें जुड़ी हुई थी पिछले दिनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जन्मभूमि है उसके मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रक्रिया जो है पूरी संपन्न हुई। तो क्या शौर्य दिवस केवल हमारी यादों में रह जाना चाहिए? एक तरह से अगर मैं कहूं तो अब उसको समाप्त हो जाना चाहिए, काम पूरा होगा, खत्म। लेकिन नहीं, मैं ये मानता हूं कि 6 दिसंबर को हमें आगे हजारों हजार जो हमारे मंदिर ध्वंस किए गए हैं और जो बहुत सारी चीजें हमारी बाकी हैं और लगभग उनमें से कुछ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं और उस तरफ हमें आगे बढ़ना है। काशी विश्वनाथ हमारा अगला पड़ाव हो सकता है। अयोध्या, सॉरी, मथुरा हमारा अगला पड़ाव हो सकता है। तो 6 दिसंबर एक प्रेरणा के रूप में मुझे लगता है कि हमें हर पल हर एक सनातनी को याद रखना चाहिए। और वाकई वो शौर्य है, तो शौर्य से प्रेरणा अगर आप ले रहे हैं तो बड़ी अच्छा है। आपको दूसरा शौर्य, तीसरा शौर्य, ऐसे करके मेरी तो कामना है एक सनातनी होने के नाते कि कई हजार शौर्य दिवस हमारे खाते में दर्ज हों। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम विस्तारवाद कर रहे हैं, हम जो किया गया है हमारे साथ हम सिर्फ उसका पुनर्स्थापन कर रहे हैं और वापस क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव है। किसी से भी आप कहेंगे, किसी सभ्यता से कहेंगे कि भाई जो चीज गलत कर दी गई थी अगर उसको दुरुस्त किया जा रहा है, तो वो भी झटके में तो वो भी बोल बैठेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल सही किया जा रहा है। तो ये हमें लगातार जारी रखना चाहिए। लेकिन आप ये सोचें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रामलला विराजमान ने अपना मुकदमा जीता था और जीतने के बाद अपना मंदिर बनवाया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी कलंक के नाम पर भी अयोध्या क्षेत्र में एक मस्जिद निर्माण के लिए 5.5 एकड़ जमीन दी थी, 6 एकड़ के लगभग। वो जमीन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए वो अलाट कर दिया। हालांकि उसमें भी आप सोचिए कि मैं तो पहले तो ये कल्पना नहीं कर पाता हूं कि क्या अगर कभी कांग्रेस की सरकार रहती तो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले आ जाने के बाद भी, पहले तो फैसला क्या आता क्योंकि इकोसिस्टम, लेकिन अगर ये फैसला आ भी गया होता तो ईमानदारी से दर्शकों, क्या हम कल्पना कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ट्रस्ट बना दिया जाता
ट्रस्ट बनाने के बाद मंदिर बन जाता, मंदिर बन जाने के बाद आज धर्म ध्वजा वहां फहरा दी जाती? नहीं। लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की उस समय थी, तो साहब सेंटर ने बना दिया ट्रस्ट, और जो जमीन मस्जिद को अलॉट की गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या था? इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, सरकारें लगातार क्यों आपके लिए जरूरी है। कई लोग मटक के कहते हैं कि नहीं, ये सरकार ने किया क्या है, ये सरकार फलाना काम कब करेगी। लेकिन मैं उनसे दोगुना मटक के ये कहता हूं कि सरकार है तब ये सवाल आप पूछ पा रहे हैं, वरना आप कितना सवाल पूछते थे, ये हाल इसी देश में हम सबने देखा है। ये मैं उन जमातों को कहता हूं जो अचानक जो है इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो अभी भी यही हो रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये बहुत कम चर्चा में है, लेकिन कितना स्मार्ट प्ले किया जाता है या किया जा सकता है जिसकी गुंजाइश रहती है। इसलिए कैसे सरकारें आपका काम बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। मंदिर बनाने में सरकार का, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, कोई रोल नहीं। ट्रस्ट बनाने के अलावा कोई रोल नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ था कि अयोध्या के जुडिरेक्शन में ही आप मस्जिद निर्माण के लिए जमीन दें, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले क्या किया? अयोध्या को जिला घोषित किया। अब आप देखिए तकनीक और कैसे प्रशासनिक मामले से जब अयोध्या जिला हो गया और फैजाबाद उसकी एक तहसील हो गई। पहले क्या था? फैजाबाद जिला था, अयोध्या उसकी एक तहसील थी। और अयोध्या को जिला बनाया गया और फैजाबाद एक तहसील होकर रह गई उसकी। ये अलग बात है कि वो मंडल हेडक्वार्टर भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता था कि अयोध्या जिले के अंदर, अयोध्या के अंदर, तो अयोध्या तो पूरा जिला हो गया। और तब जाके लगभग 26-28 किलोमीटर बाद दूर जो है वो आपको एक जमीन दे दी गई। लेकिन उस जमीन पर अभी तक एक ईंट नहीं रखी जा सकी और न रखा गया, न वहां इंटरेस्ट दिखाई देता है। मैं कम से कम आधा दर्जन बार व्यालोक जी, क्योंकि वो लखनऊ और गोरखपुर के रास्ते में आता है, तो मैं अक्सर जो वहां रुक के चाय पकौड़ी की दुकान भी है, एक थाना भी है, तो उस थाने के पीछे तो मैं ऐसे ही कभी कभी चला भी जाता हूँ। कई बार मेरे मित्र आते हैं, आरिफ अजाकिया मेरे मित्र आए थे, तो हम लोग साथ अयोध्या आ रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि जमीन कहाँ मिली अवनीश भाई? अरे हमने कहा चलिए आपको दिखाते हैं जमीन का। वहां बकरी उकरी चरती रहती है आज भी, एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है। सवाल ये होता है कि 6 दिसंबर को जो बाबरी अयोध्या में थी, उसका ध्वंस हुआ, वो कलंक समाप्त हुआ। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ के वेस्ट बंगाल में एक टीएमसी का निलंबित सांसद, वो निलंबित सॉरी विधायक, वो निलंबन भी मैं आपको बताऊं वो कैसे खेला है। एक निलंबित विधायक, वो वहां पर एक नया मीर बांकी के रूप में पैदा होता है और वो वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहा है। तैयारियां देखिए क्या है साहब, 40,000 बिरयानी के पैकेट, जिस समय हम आप बात कर रहे हैं जलसा वहां शुरू है। 40,000 बिरयानी के पैकेट्स, लगभग 25 से 30,000 जनता वहां पर इकट्ठी है। मुर्शिदाबाद इलाके का आप बेहतर परिचित हैं, दर्शक भी जानते हैं किस तरीके से डेमोग्राफी बदली हुई है। और उस बदली डेमोग्राफी की वजह से गांव गांव में पोस्टर होर्डिंग्स और पर्चे बांटे जा रहे हैं। सऊदी से मौलाना बुलाए गए हैं और बाबरी मस्जिद का आज वहां शिलान्यास हो रहा है। अब मैं जब कहता हूं कि जो विधायक जिसको कि कथित रूप से निलंबित किया है ममता बनर्जी ने, वो ममता बनर्जी का मीर बाकी है। मैं जब ये कहता हूं कि वो ममता बनर्जी का मीर बाकी है, तो कोई मुझे ये बता दे, जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं या डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों के आवागमन को बाधित कर सकती हैं, जो यहां तक कि सीबीआई और ईडी की टीम को बाधित कर सकती हैं, उनके मूवमेंट को, जो अमित शाह गृह मंत्री के मूवमेंट को भी बाधित करने का प्रयास कर सकती हैं, जो प्रधानमंत्री की जनसभाओं से लेकर और कार्यक्रम बिगाड़ने का मादा रखती हैं, बिना उनके चाहे उनके प्रदेश में उनके द्वारा निलंबित किया गया उनकी पार्टी का एक विधायक बाबरी मस्जिद तैयार कर रहा है और ममता बनर्जी रोक नहीं पा रही हैं या रोकना नहीं चाहती हैं। ये डबल गेम है ममता बनर्जी का। मेरा स्पष्ट आरोप है, साफ सीधा सुथरा आरोप है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के मुंह पर
जूते मार रही हैं, उनके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा रही हैं, अल्ले अल्ले बाबू कह रही हैं, जब उन्होंने उसको पाखंडी तरीके से निलंबित कर दिया। और एक तरफ वो निलंबन करके ये मैसेज देना चाह रही हैं हिंदुओं को कि देखो हमको ये पसंद नहीं है, इसलिए हमने इसको पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा जलसा, इतनी हड्डियां और बिरयानी तोड़ने के साथ वहां पर वो मस्जिद बनाने दे रही हैं। यानी ममता बनर्जी ने बाबर के बाद एक दूसरा मीर बाकी पैदा किया है। अब आते हैं मेरा बुनियादी सवाल कि उत्तर प्रदेश में बाबरी थी, यहां जमीन मिली है, औकात होती तो यहां बना लेते। दर्द यहां ज्यादा निखर के आता कि जिस उत्तर प्रदेश से तुमने बाबरी का कलंक मिटाया है, हमने यहां पर बाबरी का एक और किला ठोक दिया। लेकिन नहीं, वो बन रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्यों बन रहा है? अब मुझे लगता है कि हमें एक शीशे का इंतजाम करना चाहिए और वो आईना सामने आदमकद रख के बंगाल के हिंदुओं को अपनी शक्ल उस आईने में देखनी चाहिए और ये खुद से सवाल पूछना चाहिए कि भैया हमारा बंगाल में क्यों बन रहा है? आपके बंगाल में इसलिए बन रहा है कि आपने अपने रीढ़ की हड्डी झुका रखी है। आपने एक ऐसी सरकार लगातार चुनी है अपने लिए जो पहले लेफ्ट थी, जो आपके धर्म को अफीम कहती थी। और उसके बाद आप 3 बार से एक ऐसी सरकार लेके आ रहे हैं जो राम का नाम सुन के भड़क जाती है, जो आग लग जाती है उसको देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के समय। वो तरह-तरह के बकवास करती है और हिंदुओं के खिलाफ वो हर तरह के काम करती है। जी। सर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। ममता बानो है, वो क्या कर एक रही मिनट, एक हैं? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट पास कीजिएगा। बाद में कट कर दीजिएगा इसको। तो ये सवाल निश्चित तौर से बंगाल के समाज को ये पूछना है। खुद से पूछना है, इसका उत्तर खुद को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाता है। बिहार ने अभी-अभी ये बताया कि नहीं साहब, अब ये नहीं चलेगा। हिंदू विभाजित नहीं होगा। उसे न जंगल राज देखना है, न उसे अनावश्यक रूप से तुष्टीकरण करने वाले पार्टियों की सरकार देखनी है, न उसे परिवारवाद और करप्शन वाली सरकार देखनी है। आप ममता बनर्जी की सरकार में और ममता बनर्जी की राजनीति में इस सारी चीजों का मिश्रण देख सकते हैं। परिवारवाद आप वहां देख सकते हैं, आप करप्शन अंतहीन देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन के आरोप नहीं है या व्यक्तिगत आरोप नहीं होंगे तो सरकार में रहते कैसे होंगे। लेकिन आप सोचिए उनकी सरकार रहते किस पर, उनके तमाम मंत्रियों पर, तमाम विभागों पर दुनिया भर के करप्शन के आरोप, हिंसा। तो जंगल राज क्या अलग है? संदेश खाली वहां हो रहा, आरजी कर महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, विकास के रूप में ढांचा टूट चुका है, बीमारू राज्य की श्रेणी में है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन अगर बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य अगर नकार रहे हैं तो वेस्ट बंगाल को ये सोचना होगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक बाबरी टूटेगी अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबरी के नाम पर एक मीर बाकी आपके यहां पैदा कराया जाएगा और उससे बाबरी मस्जिद बनवाई जाएगी। ये ममता बनर्जी का डबल गेम है। मेरा साफ तौर पर आरोप है कि ममता बनर्जी ही ये सारा कांड करवा रही हैं। एसआईआर के बाद अब वहां के हिंदुओं को सोचना है, क्योंकि एसआईआर ने वोटर लिस्ट की पवित्रीकरण के बाद वो मौका दे दिया है कि जिस तरीके से बिहार ने अपने आप को एक दूसरे तरह की राजनीति से आगे बढ़ते हुए दिखाया है, वेस्ट बंगाल भी बताएगा। लेकिन साथ में मैं इतना कोसने के बाद वो सकारात्मक बात भी दोहरा देना चाहता हूं। बंगाल ने बड़ी मजबूती से ये परिवर्तन पिछले ही विधानसभा चुनाव में उस तरफ कदम बढ़ा दिए थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एसआईआर ने वो मौका दे दिया है। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहा हूं। बस मैं सावधान करना चाहता हूं अपनी एक छोटी बिसात के जरिए ही कि ममता बनर्जी ये डबल गेम खेल रही है। एक तरफ वो निलंबित करती हैं, दूसरी तरफ वो बनने दे रही हैं मस्जिद। तो ये उनका मिला-जुला खेल है। हिंदुओं को इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने निलंबित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बंगाल के लोग ऐसा सोचेंगे। जी। सर, एक अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि इस देश में अद्भुत हाल है कि लोग जो खुद धर्मांतरित हैं, जिनके अब्बा हुजूरों ने
या परदादा दादा किसी ने सलवार पहनी थी और अम्मियों ने उतारी, तब ये लोग धर्मांतरित हुए थे। और मोहम्मदवाद केवल और केवल हारे हुए लोगों का मज़ाक। फिर भी इस देश में 40,000 बिरयानी के पैकेट बाँटे जा रहे हैं। इसी देश में बाबरी फिर से बनाने की बात हो रही है। लेकिन ये इस कौम की ही बात है, क्योंकि ये कभी गजनवी नाम रखते हैं, कभी तैमूर नाम रखते हैं, कभी बाबर, हुमायूं। अब देखिए ना, जो आदमी इसको बनवा रहा है उसका नाम भी हुमायूं है। कोई भी भला आदमी अपने बेटे का नाम हुमायूं क्यों रखेगा, जो इतना बड़ा चरित्रहीन, इतना बड़ा व्यसनी, इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा अफीमची सब कुछ था, क्यों रखेगा? विश्व इतिहास में वो ऐसे शराबी, कबाबी शासक की मिसाल नहीं मिलती है, चरित्रहीन शासक। फिर भी लोग उसको गौरव के साथ रखते हैं, तो ये इनका पुराना धंधा है। लेकिन आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस मुद्दे के साथ, इस बिंदु के साथ हमें बताएं कि चुनाव है, चुनाव के पहले इस तरह के बहुत सारे मसले आएंगे। बिहार में भी हमने ममता बनर्जी का ये जो हृदय परिवर्तन है, वो आपने बता दिया कि ये हिंदुओं को बेवकूफ बना के ले किया जा रहा है। चुनाव में क्या देख रहे हैं एफआईआर के मद्देनजर और इसके मद्देनजर? अपने कंक्लूजन में इन दो पॉइंट को थोड़ा सा छूते हुए हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। जी। बिल्कुल। देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद बनाने वाला मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक सामाजिक सांस्कृतिक या मजहब वाला कह दीजिए, दूसरी इसकी राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है। हुमायूं कबीर जो बनवा रहा है, जिसको इन्होंने सस्पेंड किया है, उसने कहा है ना कि हम अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं और हम बहुत सारी सीटों पे, मुझे ध्यान नहीं है कि पूरे पे कहा या बहुत सारी सीटों पे, उसने कहा कि हम उम्मीदवार उतारे। बिहार के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा ही कि सीमांचल के जिले पे ओवैसी का कितना प्रभाव है, यानी मुसलमानों का कितना प्रभाव है, और उन्होंने ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताया। तो इसका अर्थ यह है कि सीमा के उस पार, यानी बॉर्डर के उस पार जो बंगाल वाला इलाका है, डेमोग्राफी वहां भी वैसी ही है। तभी तो वो सीमांचल, अगर बिहार की तरफ इस तरह का है डेमोग्राफी, तो उस तरफ भी है। अब सवाल ये होता है कि जिस तरह ओवैसी, मैं विशुद्ध राजनीति की और चुनावी बात कर रहा हूं, अब अगर ओवैसी सीमांचल की तरह बिहार की साइड उधर भी अगर पांव पसारते हैं, और निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा अब अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं, और राजनीति को विस्तार देते समय वो मुसलमानों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी एक अलग पार्टी है, तुम दरी, वो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि कब तक दरी बिछाओगे, कब तक चद्दर बिछाओगे। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक फैक्टर इलेक्शन में वैसे भी आएंगे। हुमायूं कबीर को तो मैं सिर्फ ड्रामा मानता हूं, और ये ड्रामा मैं ममता बनर्जी ने इनिशिएट किया है। इसकी एक और बड़ी मजेदार आपको वजह बताता हूं। कोई कह सकता होगा कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस तो कहीं सीन में नहीं है, लेकिन भाई साहब, ये जमीन की सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आज भी 20% वोट पूरे देश भर में मिल जाते हैं, और गिरी से गिरी हालत में बिहार में भी वो 6-7% वोट लेके चले आते हैं। भाई अगर अगर कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, तो खाता कैसे खुल जाता है भाई कांग्रेस का बिहार जैसे राज्य में? मैं तो ये कहूंगा, और खाता ही नहीं खुलता वहां। चलिए इकाई की संख्या में ही, लेकिन एक सोफे पर भी बैठने के विधायक उनको मिल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गई है, और कारण ये है कि राहुल गांधी पैन इंडिया ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों को वो कहें कि देखो, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहते हुए तुम भाजपा को 2014 से नहीं रोक पा रहे हो, इसलिए परंपरागत रूप से जो तुम हमारे वोट बैंक रहे हो, तुम हमारे पास वापस आ जाओ। यही काम राहुल गांधी दलितों के साथ कर रहे हैं, हमारे दलित हिंदू भाइयों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि परंपरागत रूप से अगर आप देखेंगे, तो सो कॉल्ड दलित और कायदे से ब्राह्मण्स, वो और प्लस मुसलमान, ये बिल्कुल सेट वोटर रहे हैं उनकी दादी के जमाने से, उनके पापा के जमाने से। जिसमें जब क्षेत्रीय पार्टियों ने सेंध लगाई, तो मायावती दलितों को अपने साथ ले गई, मुसलमानों को मुलायम लालू ले गए, ममता ले गई, तो कांग्रेस का क्षरण हुआ। राहुल उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, और इसलिए पैन इंडिया मुसलमानों को वो ये संदेश दे रहे हैं, और इस चक्कर में उन्होंने, लोग कहते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग बना दिया, मैं कहता हूं कि वो लश्कर कांग्रेस बनाने तक को तैयार है, लेकिन तुम मुसलमानों एक साथ हमारे साथ आ जाओ। ये फैक्टर वेस्ट बंगाल में भी रहेगा साफ तौर पर। तो ममता बनर्जी ने ये गेम खेला है कि मुसलमानों को थोड़ा सा
निलंबन के बाद एक ऐसा संकेत हिंदुओं को दे दो ताकि एसआईआर में जो इनका खेल खराब हुआ है, अवैध वोटर्स और बाकी सारे, क्योंकि एक चीज बताएं, 7 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं बंगाल में। और अगर आप मतदान का अंतर देखिएगा ना, मात्र 8 लाख वोटों का सवाल है, और जो काम एसआईआर ने कर दिया है। तो ममता बनर्जी इसलिए आपको हिंदुओं को हल्का मक्खन लगाते हुए दिख रही है, इसीलिए मैंने कहा सचेत रहिए। रही बात मुसलमानों को, मुसलमान जानता है कि ममता अगर बंगाल से हटी तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको एक चीज से मतलब है कि बीजेपी यहां नहीं रहनी चाहिए। आप एसआईआर कर लेंगे, लेकिन डेमोग्राफी बदलने में भले नेशनल लेवल पे काम चल रहा हो, प्रोजेक्ट चला रहे हो प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल बंगाल की जमीन पर कर रखा है। इसलिए वो किसी भी तरीके से वहां अपने ऊपर का छाता नहीं हटाना चाहेंगे। तो चाहे वो हुमायूं कबीर को सस्पेंड करें, चाहे ओवैसी अपनी ताकत लगा लें, चाहे हुमायूं कबीर अपने वोटर का वो कैंडिडेट खड़ा कर ले, लेकिन मुसलमान रहेगा उन्हीं के साथ इंटैक्ट। सवाल केवल हिंदुओं का है। आपके अंदर से अब वो डर समाप्त हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बिहार जीत के बाद सब सीना ठोंक के कहते हैं कि अब बंगाल विजय की बारी है। तो भय का, आतंक का वातावरण निश्चित तौर पर डिमोरलाइज हुआ है बंगाल में। और 7-8 लाख वोटों का अंतर है साहब, ये अंतर एसआईआर ने ही पाट दिया है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब डेस्परेट है, इसीलिए वो तरह तरह के प्रयोग करते हुए आपको दिखाई देंगी। वो चुपचाप इंजॉय भी कर रही हैं वहां पर बाबरी मस्जिद का बनना, और साथ में थपड़िया के उसको हल्का सा इधर उल्लू लुल्लू वाला संकेत भी दे रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई। आपने इतने विस्तार से जिसको आज की भाषा में अगर मैं लेना चाहूँ, छपरी भाषा में, तो धागे खोल के रख दिए था। दर्शकों श्रोताओं, ये आपको कैसा लगी बातचीत, हमें जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स दें, अपनी राय हमें दें। और आपको पता है कि व्यालोक वाणी को जो आप स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, और प्रारब्ध को, इन दोनों को कायम रखें और हमें अपने स्नेह की वर्षा में भीगने दें। हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।